हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया था कि अनस्टिमुलेटेड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट के अंदर भी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और वो होता है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इसके अंदर एक ब्रीफ और रैपिड चेंज आता है। लेकिन ये कब आता है? जब सेल को किसी तरह का स्टिमुलस मिलता है, और ये केवल दो स्पेशल टाइप के सेल्स के अंदर आता है। एक होता है मसल और दूसरा होता है न्यूरॉन। मसल में आता है फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरॉन में आता है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। तो जो एक्शन पोटेंशियल है ना, हमें केवल दो ही सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, एक मसल सेल और दूसरा न्यूरॉन। जैसे ही इन सेल को स्टिमुलस मिलता है, वैसे ही जो इनकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है रैपिडली। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है। और ये क्यों होता है? मसल के अंदर होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरॉन के अंदर होता है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, ट्रांसमिटिंग सिग्नल अलॉन्ग द न्यूरॉन्स एंड इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार इसका काम खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद ये वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आ जाता है। तो जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस था वो वापस नॉर्मल हो जाता है। अब जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, इसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है डीपोलराइजेशन और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन। तो देखो, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये हमारा सेल है, कौन सा हो सकता है? मसल सेल हो सकता है और नर्व सेल हो सकता है। तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड कैसा होता है? नेगेटिव, आउटसाइड कैसा होता है? पॉजिटिव। और सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। तो ये रेस्ट की कंडीशन है, और इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये कौन सा सेल था? नर्व सेल या फिर मसल सेल। अब क्या होता है, इस सेल पे किसी भी टाइप का स्टिमुलस आता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर का जुड़ना, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, और सेंसरी इनपुट। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है या फिर जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ से कोई इनपुट आता है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होगी। अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी, सोडियम कहाँ ज़्यादा था? सेल के बाहर ज़्यादा था। तो अब जो सेल के बाहर जो सोडियम था उसका इन्फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा। तो जो सोडियम होगा वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था नॉर्मल स्टेट के अंदर, वो कितना था? मसल के लिए -90 और नर्व के लिए -65। तो हम यहाँ पे मसल का मान के चलते हैं और नर्व के लिए एज इट इज हो जाएगा, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होगी। अब सेल के अंदर की तरफ कैसा चार्ज था? नेगेटिव था, और सोडियम जो कि एक पॉजिटिव आयन है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है ना सेल के अंदर वाली साइड की, जो -90 मिलीवोल्ट है, वो धीरे धीरे कम होगी, फिर वो 0 तक जाएगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो सेल के अंदर नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितना होगा? 35 मिलीवोल्ट समथिंग। तो जो ये सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन था, वो रैपिडली चेंज हुआ, और जो इनसाइड नेगेटिविटी थी वो इनसाइड पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, तो रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा? वापस इसका उल्टा। तो रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा? आफ्टर डीपोलराइजेशन सेल के इनसाइड क्या है? पॉजिटिविटी है, और सेल के आउटसाइड क्या है? नेगेटिविटी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोडियम था उसका रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी। पहला तो होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थे उनका क्लोजर हो जाएगा, जिससे फर्दर सोडियम की एंट्री नहीं होगी। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बिकम्स इनएक्टिवेटेड। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी? जो पोटेशियम चैनल्स है उनका ओपनिंग होगा। अब जो पोटेशियम था वो सेल के अंदर ज़्यादा था, और अब भी सेल के अंदर ही ज़्यादा है। तो क्या होगा? जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर से सेल से बाहर जाएगा, तो जो पॉजिटिविटी है वो इनसाइड से आउटसाइड जाएगी। तो ये रिपोलराइजेशन में हेल्प करेगा। तो रिपोलराइजेशन के अंदर जो रेस्टिंग स्टेज पहले थी ना, वो रिस्टोर होती है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमने समझ लिया कि डिपोलराइजेशन में तो क्या होता है और रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है। एक बार हम इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल कर्व। तो देखो, डिपोलराइजेशन क्या है? इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड अ मोर पॉजिटिव वैल्यू। और इसका ट्रिगर क्या है? बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और सेंसरी इनपुट, जो कि इनिशिएट कर देगा एक्शन पोटेंशियल को। एक बार एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो गया तो डिपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा।
अब जो सोडियम है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो सोडियम है वो सेल के अंदर रश करेगा, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा था। और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैसे चेंज होगा, पहले मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव था तो वो धीरे धीरे कम होगा, मेकिंग इंटीरियर ऑफ द सेल लेस नेगेटिव। अब ये थ्रेशोल्ड वाली चीज़ हम इसके कर्व के अंदर डिस्कस करेंगे कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, कैसे होता है। बस इतना समझ लो, थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो रैपिडली ओपन होते हैं और जो पॉजिटिव लूप होता है वो हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स ही सोडियम के मोर इन्फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हुआ डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, तो रिपोलराइजेशन इज द फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट आफ्टर डीपोलराइजेशन, रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन और पोटेशियम चैनल का इफ्लक्स। पोटेशियम आयन का इफ्लक्स और क्यों होता है, ड्यू टू ओपनिंग आउट ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जो कि अलाउ करते हैं पोटेशियम को टू मूव फ्रॉम इट थ्रू इट्स मतलब अलॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके अंदर पोटेशियम चैनल सेल से एग्जिट कर जाते हैं। और ऐसा कब तक होता है, जब तक कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रिस्टोर नहीं हो जाता। तो ये था एक्शन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल कर्व को। तो इनिशियली जब किसी भी टाइप का स्टिमुलस नहीं मिला था तब जो सेल का पोटेंशियल था वो कौन सी स्टेट में था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में। और ये हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर के लिए, तो इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -90 मिलीवोल्ट। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ जो हमारा मसल फाइबर था उसको मिलता है स्टिमुलस, तो क्या इसके इनिशियली बाद में जो सोडियम चैनल से उनकी ओपनिंग हो जाएगी, नहीं। तो उसके और सोडियम चैनल की एंट्री के बीच में एक छोटा सा टाइम गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड। अब जो स्टिमुलस आया उसके रिस्पॉन्स में हमको कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी, डीपोलराइजेशन स्टेज, जहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। तो जो इनिशियली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से सोडियम की एंट्री होती है वो काफ़ी स्लो होती है, और कब तक होगी, जब तक कि वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच ना कर जाए, जो कि कितना होता है, अराउंड -65 मिलीवोल्ट। उसके बाद एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का होता है, जहाँ पे जितना ज़्यादा सोडियम एंटर होगा उतने ही ज़्यादा वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से उनको ओपन करेगा। तो यहाँ पे सभी सोडियम चैनल्स का ओपनिंग हो जाती है और एक हमको रैपिड सोडियम इनफ्लक्स देखने को मिलता है। और जो ये थ्रेशोल्ड लेवल है इसको हम और क्या बोलते हैं, फायरिंग लेवल भी बोलते हैं। तो पहले जो सेल की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो 0 तक जाता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव में जाता है, और जो ये पॉजिटिव में जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरशूट। अब अराउंड 35 मिलीवोल्ट के बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, सेकेंड स्टेज, जो कि है रिपोलराइजेशन, जहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का क्लोजर होता है और पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से जो इनसाइड पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी वो वापस नेगेटिव की तरफ चली जाती है, और वो जाते 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 कहाँ पहुँच जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक। अब जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, उनकी एक खास बात है कि वो लेट तो खुलते हैं और लेट ही बंद होते हैं, यानी कि वो खुलने में भी टाइम लेते हैं और बंद होने में भी टाइम लेते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद भी ये खुले रहते हैं, इनको बंद होने में टाइम लगता है, और उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है एक थर्ड स्टेज, जो कि होता है हाइपर पोलराइजेशन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोटेशियम चैनल है वो रिमेन ओपन आफ्टर द पोटेंशियल रीचेस द रेस्टिंग लेवल। तो ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल का कर्व। अब इसके अंदर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बता चुका हूँ, डीपोलराइजेशन बता चुका हूँ। पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या है, जब जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव में। मैंने इसमें रिपोलराइजेशन फेज भी बता दी, हाइपर पोलराइजेशन भी बता दिया, और रिस्टोरेशन कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया, जहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स के द्वारा जो भी सोडियम या फिर पोटेशियम का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हुआ था उसको वापस कौन मेंटेन करता है, उसका कौन करता है, वो करता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अपोजिट में आयंस का ट्रांसफर करता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू रिस्टोर आयनिक ग्रेडियंट्स। जो आयनिक ग्रेडियंट्स थे उनको वापस रिस्टोर करने का काम करता है। तो ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।